एक लड़का रात को अपने दोस्तों के साथ एक डेयर चैलेंज के चक्कर में रेलवे ट्रैक्स के पास चला जाता है। सब हंस रहे होते हैं, मजाक उड़ा रहे थे, जब अचानक सन्नाटा सा छा गया। हवा में एक अजीब सी ठंडक सी थी और दूर से एक खिसकने की आवाज आने लगी, जैसे कोई जमीन पर अपने हाथों से कोई चीज खींच रहा हो। सबने सोचा कोई जानवर होगा या कुछ और, पर वो आवाज और तेज होती गई, कुछ ऐसे। लड़का पलट के देखता है तो उसे दिखाई देता है एक आधी बॉडी वाली औरत, खून में लथपथ, आंखों में सिर्फ बदला। उसका सिर्फ ऊपर का हिस्सा बचा हुआ था, कमर के नीचे का हिस्सा गायब था। वो अपने हाथों पर खुद को घसीटते हुए उसी लड़के की तरफ बढ़ती आ रही थी, इतनी तेजी से कि भागना अब मुश्किल लग रहा था। कहते हैं उससे मिलने के बाद कोई भी पूरा नहीं रहता, वो आपको भी अपने ही जैसा बना देती है, आधा अधूरा। टेके टेके, जापान की सबसे खौफनाक अर्बन लेजेंड। एक स्कूल गर्ल जिसका शरीर ट्रेन के नीचे आके दो टुकड़े हो गए थे। ऐसा कहा जाता है कि उसकी आत्मा आज भी रात के अंधेरों में रेलवे ट्रैक्स के आसपास भटकती है। उसके पास अब पैर नहीं है और उसकी निचली बॉडी गायब है, इसीलिए वो अपने हाथों और कोहनियों पर घसीटते हुए अपना शिकार करती है। और जब उसकी आवाज टेके टेके आपके कान तक पहुंचती है तो समझ जाओ कि आपका टाइम आ गया है। फिलहाल टाइम हो चुका है फाड़ू फ्राइडेज के नेक्स्ट एपिसोड का, एक खौफनाक एपिसोड, और उसमें आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अभी, योर फ्रेंड विद अ डोज ऑफ डार्क, मिस्टीरियस एंड स्ट्रेंज स्टोरीज, एंड एज ऑलवेज बैक्ड बाय द साउंड डिजाइन बाय मंजिला। आज है सीजन 3 का एपिसोड 9। आज के फाड़ू फ्राइडेज पे हम खोलेंगे टेके टेके की असली कहानी, उसके पीछे छुपा हुआ सच, और वो डर जो सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती है, वो भी एक दर्दनाक तरीके से। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि असली हॉरर अब शुरू होने वाला है। बट बिफोर दैट एक काम कर लो, फॉलो कर लो हमें, पोल में वोट कर देना, और अगर कोई स्टोरी है जो आपने छुप छुप के सुनी हो या सुनाई थी, देन सेंड देम टू अस वाया DMs ऑन इंस्टा या व्हाट्सएप करो at 97679 16545। सुनते रहिए फाड़ू फ्राइडेज। गाइस, हैव यू एवर थॉट एक अर्बन लेजेंड इतनी वायरल कैसे हो सकती है? हर शहर में उसकी एक अपनी अलग ही कहानी है। टेके टेके की कहानी कुछ ऐसी है कि हर जगह हर जनरेशन ने इसमें अपना डर, अपनी वार्निंग अलग से जोड़ दी है। हर अर्बन लेजेंड के पीछे है एक कहानी, और टेके टेके की कहानी सिर्फ जापान ही नहीं, दुनिया भर के लोगों को डरा चुकी है। लेकिन असल में ये कहानी एक लड़की की है जो पहले एक विक्टिम बनी। जापान के होकाइडो शहर में एक स्कूल गर्ल थी, काशिमा राइको। स्कूल के भीड़ में वो अकेली थी। रोज उसका मजाक बनता, उसकी शर्मीली नेचर और बाकियों से अलग होने की वजह से। स्कूल के कुछ बच्चों ने मजाक के चक्कर में उसके साथ कुछ ऐसा किया जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। गर्मी का मौसम था, बच्चे स्कूल से घर लौट रहे थे। काशिमा भी अपने क्लासमेट्स के साथ मुरोरन स्टेशन पे अपने ट्रेन का इंतजार कर रही थी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ थी, लेकिन काशिमा की आंखों में एक डर था, बुली होने का डर। ट्रेन अनाउंस हो चुकी थी, एक फास्ट शिनकानसेन ट्रेन उसी प्लेटफॉर्म से पास होने वाली थी। इस सीजन में जब सिकाडा इंसेक्ट्स हर जगह मिलते हैं, किसी ने एक बड़ा सा सिकाडा उसके कंधे पे रख दिया, और काशिमा इससे इतनी डर गई कि वो अपना कंट्रोल खो बैठी। वो घबराहट में पीछे हटी, पैर फिसले और वो प्लेटफॉर्म से सीधा रेलवे ट्रैक पे जाके गिर गई। सब बस देख रहे थे, पर किसी ने मदद करने की नहीं सोची या नहीं करनी चाहिए। लोग शायद सोच रहे थे कि वो खुद उठ जाएगी।
और तभी इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पल भर के अंदर एक फास्ट शिनकानसेन ट्रेन आई और एक चीखती आवाज के साथ काशिमा के शरीर के 2 टुकड़े करते हुए चली गई। कहते हैं वो तुरंत नहीं मरी। उसने अपने हाथों से ट्रैक पे पड़े हुए पत्थरों को पकड़ के उठने की कोशिश की और अपने हाथों पर घसीटते हुए मदद मांगी, लेकिन लोग उसके चेहरे और उसके जख्म को देखकर इतना डर गए कि पीछे हटने लगे। अब कोई भी उसकी मदद करने से कतरा रहा था। उसके कमर से नीचे की बॉडी अलग होकर थोड़े ही दूर ट्रैक के पास पड़ी हुई थी, पर उसकी आंखों में एक ही सवाल था, कोई मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा। डर, बेपरवाही या शायद बस लाचार नजर से देखते हुए लोग प्लेटफॉर्म छोड़ के जाने लगे, काशिमा को ट्रैक पे मरता हुआ छोड़। और उसके वो क्लासमेट्स, वो भी वहां से भाग निकले क्योंकि उन्हें पता था उन्होंने क्या किया था। धीरे धीरे स्टेशन खाली हो गया। काशिमा प्लेटफॉर्म के पास पड़ी रही, खून बहता रहा, अकेली, दर्द और गुस्से में अपनी अधूरी बॉडी के साथ। उसकी उंगलियां जो कभी स्कूल की कॉपियों पे पेन से लिखा करती थी, अब ग्रेवल पर घिस रही थी। हाथों के बल वो तब भी कोशिश कर रही थी कि शायद वो उठ पाए या शायद कोई उसकी मदद करे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उसी सुनसान रेलवे ट्रैक पे उसने अपनी आखिरी सांसें ली। और इसी घसीटने की आवाज से निकल रही थी एक ऐसी आवाज जो कि बाद में बन गई उसकी पहचान, टेके टेके। दूसरे वर्जन्स में काशिमा पर किसी ने हमला किया था या उसे ट्रेन ट्रैक पे धक्का दे दिया था जानबूझ के, ऐसा कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं अगर आप टेके टेके से टकरा जाओ और आपको उसकी आंखों में वो खून की प्यास नजर आए तो एक ही रास्ता है बचने का, उस स्टेशन का नाम लेना जहां उसकी कहानी शुरू हुई थी, मुरोरन स्टेशन। अगर आप उसे मुरोरन स्टेशन का नाम बता दो तो वो एक पल के लिए रुक जाती है, शायद आपको छोड़ भी देती है, क्योंकि वही उसकी अधूरी जिंदगी की शुरुआत हुई थी। लेकिन हर वर्जन में एक चीज कॉमन है, उसकी मौत इंसानी लापरवाही, जुल्म या बेदर्दी की वजह से ही हुई थी, बुलिंग बीइंग द कोर रीजन। और इसी से पैदा होती है टेके टेके, एक अनरायो, एक वेंचफुल स्पिरिट जिसका इंसाफ अधूरा रह गया। काशिमा राइको की आत्मा अब रात के सन्नाटों में रेलवे ट्रैक, सबवे टनल्स और सुनसान स्टेशंस के आसपास भटकती रहती है। उसकी लोअर बॉडी अब भी नहीं है, इसीलिए वो अपने हाथों और कोहनियों पर घिसकर अपने शिकार की तलाश में निकलती है। ऐसा कहा जाता है वो अपनी खोई हुई टांगे आज भी ढूंढ रही है, और जब वो जमीन पर घसीटती है तो उसके जख्म और हड्डी से निकलने वाली वो खौफनाक आवाज ही उसकी पहचान बनाती है। वो सिर्फ एक डरावनी तस्वीर नहीं है, बल्कि अपना बदला लेने में भी उतनी ही निर्दयी है। जिसको भी मिलती है उसे अपने ही जैसे 2 टुकड़े कर देती है, जैसे उसके साथ हुआ था। उसकी रफ्तार इतनी तेज है कि इंसान चाहे जितना भी भाग ले, बच नहीं सकता। काश्मीर राइको की कहानी एक भटकती हुई आत्मा की कहानी होने के साथ साथ ये सोचने पे मजबूर करती है कि किस तरह एक पल का मजाक या लापरवाही किसी की पूरी जिंदगी तबाह कर सकती है। टेके टेके का डर सिर्फ रेलवे ट्रैक्स तक ही सीमित नहीं रहा, ये हर उस जगह का हिस्सा बन चुका है जहां इंसानियत अंधेरों में खो जाती है और जुल्म की परछाइयां लंबे समय तक साथ रहती है। आगे सुनेंगे हम एक स्टेशन मास्टर की टेके टेके से एनकाउंटर वाली कहानी, सो बने रहें। ये कहानी हमने ऑनलाइन ब्लॉग से ली है एंड ये काफी इंटरेस्टिंग एंड बाकी के टेके टेके वाली कहानियों से काफी अलग भी है। चलिए आज आपको ले चलते हैं 1990s के जापान के एक छोटे से पुराने रेलवे स्टेशन पे, जहां जिंदगी बहुत ही धीमी रफ्तार से चल रही थी। स्टेशन मास्टर साकामोटो सान 50 के आसपास शांत और एक ईमानदार आदमी थे। हर रात अपनी साइकिल से स्टेशन आते थे। स्टेशन में ज्यादा कुछ बदलता नहीं था, बस एक प्लेटफॉर्म, एक वेटिंग रूम और एक छोटा सा पीए सिस्टम। पहली रात सब कुछ यूजुअल था। रात के करीब 2 बजे जब साकामोटो सान अपने रजिस्टर लिख रहे थे, अचानक पीए सिस्टम से एक हल्की सी स्टैटिक जैसी आवाज उन्हें सुनाई दी। पहले उनको लगा कोई माउस वायर चबा गया होगा, लेकिन स्टैटिक के बीच एक अजीब सी
दूसरी आवाज भी थी, जैसे कि कोई कुछ बोल रहा हो पर लफ्ज समझ में नहीं आ रहे थे। साकामोटो सान ने सिस्टम बंद कर दिया। सोचा सुबह किसी को बुला के एक बार चेक कर लेंगे। दूसरी रात फिर वही स्टैटिक। इस बार आवाज थोड़ी और ज्यादा तेज थी और बीच बीच में एक लफ्ज बार बार सुनाई दे रहा था। साकामोटो सान ने सोचा कि शायद कोई मजाक कर रहा है या शायद कोई सिग्नल इंटरफेरेंस हो। लेकिन जब सुबह प्लेटफॉर्म पे गए तो देखा कि मेंटेनेंस टनल के गेट के पास जमीन पे एक लाल धब्बा जैसा दिखाई दिया, जैसे किसी ने खून या लाल रंग पोंछ दिया था। पहली बार उनके दिल में थोड़ा सा डर आया, पर उन्होंने अपने आप को संभाला और समझाया कि ये सिर्फ उनका वहम था। तीसरी रात साकामोटो सान ने आज पीए सिस्टम का फ्यूज ही निकाल दिया, पर ठीक 2:15 के लगभग स्टैटिक फिर से सुनाई देने लगी और अब आवाज आज और भी साफ थी। उन्होंने साफ साफ सुना, टेके टेके। उस रात उन्हें लगा जैसे कोई स्टेशन के अंदर चल रहा हो। प्लेटफॉर्म पे विंडो से देखा तो कुछ नहीं नजर आया, पर हवा में एक अजीब सी फीलिंग थी। पूरी रात उन्होंने खुद को अपने कमरे में ही बंद रखा। चौथी रात साकामोटो सान ने लोकल एक टी स्टॉल पे एक बुजुर्ग से बात की। बुजुर्ग ने उन्हें कहा, यहाँ पहले एक लड़की की मौत हुई थी, ट्रेन के नीचे आ गई थी। उसकी बॉडी के 2 टुकड़े हो गए थे। तब से ऐसा कहा जाता है कि उसकी आत्मा आज भी इसी टनल और इसी प्लेटफॉर्म के आसपास भटक रही है। रात के करीब 2:15 जब उसकी मौत हुई थी, लगभग उसी टाइम पे उसकी आत्मा भी सबसे ज्यादा बेचैन होती है। उस रात साकामोटो सान ने डिसाइड किया कि वो इस सच का पता लगाएंगे। रात के 2 बजे एक टॉर्च लेकर मेंटेनेंस टनल की तरफ वो चले गए। टनल के अंदर की हवा बहुत ही ठंडी थी और हर कदम पे कुछ स्क्रैपिंग की आवाज सुनाई देती रही और वो धीरे धीरे तेज होती गई। तभी टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा जमीन पर ताजा ताजा खून के कुछ और निशान, बिल्कुल वैसे ही जो उन्होंने कुछ दिन पहले प्लेटफॉर्म पे देखी थी। और थोड़े ही आगे एक आधी बॉडी खून से लथपथ, बाल चेहरे पे चिपके हुए, आंखें हल्की सी दिख रही थी जो उन्हें ही देख रही थी। वो पीछे हटने लगे पर उनके पैर जैसे जम गए। टेके टेके की आवाज अब इतनी तेज थी कि लग रहा था जैसे कि वो कान के अंदर तक जा रही थी। साकामोटो सान ने चीखने की बहुत कोशिश की, पर आवाज जैसे उनके गले से निकल ही नहीं रही थी। उन्होंने पीए रूम की तरफ भागने की कोशिश की, पर उस आधी बॉडी वाली लड़की ने उनका पैर पकड़ लिया। अगली सुबह स्टेशन रूम खुला हुआ मिला, लेकिन साकामोटो सान का कोई अता पता नहीं था। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ पीए सिस्टम से वो आवाज गूंज रही थी और एक स्टैटिक के साथ, जैसे कोई अब भी किसी का इंतजार कर रहा हो। और आज भी ऐसा लोकल्स कहते हैं कि अगर आपने उस स्टेशन पे रात के 2:15 वो आवाज सुन ली तो हो सकता है कि आप भी साकामोटो सान के जैसे कभी भी वापस ना आ पाओ। So guys, that was our episode today. I hope you liked this. We found Teke Teke and Japanese urban legends really unique when compared to other folklores. Do vote in our polls and let us know. वैसे आगे आने वाले एपिसोड्स में हम करेंगे ऐसे ही और भी अर्बन लेजेंड्स के बारे में कुछ खुलासे और सुनाएंगे कुछ डरावनी घटनाएं फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब। Because at Faru Fridays, we don't just talk about Desi horror, we explore them from every nook and corners of the world. Fear can be anything, anywhere. You just have to find it. और हाँ, do visit Spookcast this Sunday and listen to our new episode. वैसे लास्ट आप भी थी was quite creepy. नहीं सुना? Go now. तो मिलते हैं अब अगले शुक्रवार एक और फाड़ू एपिसोड के साथ। मैं हूं अभी और आप सुन रहे थे फाड़ू फ्राइडेज। शुभ रात्रि। सुनते रहिए फाड़ू फ्राइडेज।